औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, आज एक ऐसे सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं कि जिसका ख्वाब लाखों नौजवान देखते हैं। ख़ास तौर पे वो तुलबा जो बाहर के मालिक जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, लेकिन वो किसी यूरोप की कंट्री में जाके एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और वो फुली फंडेड, और वहाँ पे जाके एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। तो आज का ये जो हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड होने जा रहा है, ये हमारे साथ मौजूद है मोहतरम ज़ाहिर नवाज यूरोपियन साहब, क्योंकि इनके चैनल का नाम भी यही है। तो ज़ाहिर नवाज भाई ये एक ऐसा नौजवान है कि इसने फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल की। इनसे आज हमने जानना है कि इन्होंने किस तरह स्कॉलरशिप हासिल की, क्या बाहर जाने के लिए कंसल्टेंट की जो जरूरत है वो लाजमी मलजूम है या इसकी जरूरत होती है कि नहीं, आइट्स किन मुल्कों के लिए होता है, किन डिग्रीज के लिए होता है, इस तरह के बहुत सारे सवाल कि जो नौजवान आज नाकामी का शिकार हो जाते हैं। जी हमें बाहर का स्कॉलरशिप नहीं मिलता, वो कहते हैं कि हमें स्टडी करने के लिए बाहर जाते हैं, जब तक हमारे पास 50-60 लाख तो नहीं होगा तो हम कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद भाई मुझे ये बताएं कि आप लिथुआनिया से पाकिस्तान कब आए, कितना अरसा हुआ आपको भी? मुझे तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गया मुझे इधर पाकिस्तान आए हुए, और मैं 2024 में गया था लिथुआनिया में, तो तकरीबन 1.5 साल के बाद अभी वैसे छुट्टी पे आया हूं। छुट्टी कितने माह की छुट्टियों पे अभी आप आए? 3 महीने की तकरीबन छुट्टियां हैं मुझे। 3 महीने की छुट्टियां। जाहिद भाई आज आपने हमारी ऑडियंस को मुकम्मल तौर पर ये चीजें गाइड करनी है, वन बाय वन क्वेश्चन को लेंगे कि क्या सबसे पहला हम क्वेश्चन आपके सामने ये रखना चाहते हैं, क्या एक ऐसा नौजवान जिसके पास ना पैसे हैं जिसके पास ना अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो पढ़ने वाला बच्चा है, तो क्या वो यूरोप में स्कॉलरशिप हासिल करने का ख्वाब देख सकता है? एक्चुअली यूरोपियन हर एक कंट्री के डिफरेंट रूल्स हैं। ठीक है। मैं जिस तरह लिथुआनिया में रहता हूँ, मैं लिथुआनिया को रिप्रेजेंट करूंगा। वैसे भी मैंने यूरोपियन के काफी मुल्क यूरोप के घूमे हुए हैं, आपने शायद जी हम देखते रहते हैं और काफी इसके बारे में मुझे नॉलेज भी है। तो अब जो आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप कहते हैं ना, अब कुछ कंट्रीज हैं लाइक जर्मनी, इटली, उधर पे ये लगते हैं बैचलर में भी मास्टर में भी। जाहिद भाई आपने यूरोप के अंदर स्कॉलरशिप हासिल की, हाँ, यूरोप के उस कंट्री का हम नाम भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या एक तालिब इल्म जिसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, जिसके पास कोई उस तरह के पैसे भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट से बड़ा पैसा ही होता है, और वो कंसल्टेंट को भी देने के लिए पैसे नहीं, क्या ऐसा नौजवान यूरोप में किसी कंट्री में फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है विद स्कॉलरशिप मंथली जो मिलती है? अच्छा जी जिशान भाई, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरह सारा कुछ पॉसिबल है, मैं भी ऐसे गया हूँ। ठीक है। तो अब मैं चले पहले जिस कंट्री में रहता हूँ, लिथुआनिया उसका नाम है। ठीक है। आप यूरोप का कंट्री लिथुआनिया, कुछ लोग इतने इससे वाकिफ नहीं है। ठीक है। क्योंकि लिथुआनिया एक छोटा सा मुल्क है, इसकी टोटल तकरीबन 25 लाख आबादी है। यानी कि लाहौर जितनी आबादी इसकी? लाहौर की तो फिर भी शायद 1.5 करोड़ के करीब है। हाँ जी। 25 लाख आबादी है, छोटे छोटे मुल्क हैं। देखें, लोग ज्यादा टारगेट करते हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन। क्यों? कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन नहीं, वो उन मुल्क के जो नाम है बड़े फेमस हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इन ममालिक में रहते हैं। लेकिन अगर आप यूरोप, सिर्फ ये 3-4 मुल्क नहीं, अगर टोटल यूरोप के 44 मुल्क हैं। ठीक है। लेकिन लोगों को सिर्फ 5-7 के नाम आते हैं, और जिनके नाम आते हैं सारे उधर जाते हैं फिर पैसे भी लगाते हैं, होता भी नहीं है। यूरोप के 44 मुल्क हैं, जिनमें से 28 मुल्क ऐसे हैं जिन्हें शेंजियन कंट्रीज कहते हैं। शेंजियन कंट्रीज का ये है, तो उनमें से अगर किसी एक मुल्क का आपके पास कार्ड हो तो बाकी शेंजियन के 27। शेंजियन में मैं आपकी बात करना चाहूंगा मादर, शेंजियन में ये इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह आते हैं? सारे आते हैं, लाइक जिस तरह ये स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, इसके अलावा ये स्विट्जरलैंड है, स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया है, लिथुआनिया है। आपने तो यूरोप घूमा हुआ है। ये तो सारे मुल्क घूमे हुए हैं, इसलिए मुझे नाम आते हैं। तो ये सारे, अब लिथुआनिया मैं कह रहा हूँ, लिथुआनिया में मैं रहता हूँ, शेंजियन कंट्री है। आजकल लिथुआनिया बड़ा ट्रेंड पे जा रहा है, वहां पे लोग बहुत कम पैसे में पहुंच जाते हैं। आपने कह रहा है बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अगर किसी ने यहाँ से मास्टर किया हुआ है, मास्टर लाइक किसी ने एमफिल किया है और वो पीएचडी करना चाहता है, पाकिस्तान में हर साल बहुत सारे लोग मास्टर करते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, वो लिथुआनिया में अप्लाई करे। अगर उसका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल फ्री, वो लिथुआनिया में पहुंचेगा। जस्ट उसने यहाँ से टिकट करवानी है और वहां पे पहुंचना है। कोई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई पैसे या नहीं, कोई कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, अपनी मदद आपके तहत वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा कि किसी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं स्कॉलरशिप के लिए। हाँ। और स्पेशली लिथुआनिया के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पे जाहिद भाई कि लोगों का ये बड़ा डराते हैं कि तुम्हारा जीपीए कम है, सीजीपीए कम है, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता।
यानी कि आप हमें ये बताएं हमारे नाजरीन को भी कि कितना सीजीपी हो तो आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी और मॉडरेट भी, तीनों चीजें आपने हमें बताई हैं। अपना स्कॉलरशिप जो है ना, ये जस्ट लिथुआनिया में पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। जी आप वही। बाकी डिग्रीज देखें, पीएचडी तो बहुत कम स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, बाकी बैचलर और मास्टर करना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्वेश्चन कर लें। लेकिन पीएचडी का ये है कि स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है आपकी जो बैकग्राउंड रिसर्च क्या है। अगर आपकी 2-4 पब्लिकेशन है तो आपको प्रेफर करेंगे। ठीक है, यानी कि पीएचडी के लिए आपको एमएस का एमफिल का जीपीए इतना ज्यादा हाँ, मैटर वो नहीं आपकी करता। रिसर्च डिपेंड करती है कि यानी अगले बंदे से आपको मैच करती है कि जिसके पास आपने यस, जाना है। यानी कि रिसर्च आपकी होनी चाहिए, आपका कोई ना कोई पेपर पब्लिश होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी फील्ड है zoology, हाँ। तो मैंने अगर फिशरीज के ऊपर किया, टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर किया है, इवन कि किसी भी अपने रिसर्च को पब्लिश किया, तो मेरी अगर पब्लिकेशन होंगी तो मैं स्कॉलरशिप को हाँ, अच्छे से क्योंकि अटेन कर वो सकता वर्ल्ड हूं। वाइड से लोग अप्लाई करते हैं, ठीक फिर है वो कंपटीशन बन जाता है। जी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे तो पीएचडी के लिए आपने बताया जीपीए सीजीपी इतना मैटर नहीं करता। अगर हम एमफिल की बात करें, जिसको यूरोप के अंदर एमएस कहते हैं, मास्टर कहते हैं। मास्टर कहते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर यानी कि ये 14 ईयर एजुकेशन का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। उधर ये है ना, जिस तरह इधर हमारे पाकिस्तान में ये है कि हाई स्कूल से मैट्रिक करते हैं, कॉलेज से इंटर करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी से बीएस और मास्टर करते हैं। लेकिन यूरोप में ये है कि वहाँ हाई स्कूल से इंटर करते हैं। ठीक यहाँ है पे जो हमारी कॉलेज की एजुकेशन 12 ईयर होती है, जी लेकिन जी। वहाँ पे जो हाई स्कूल की एजुकेशन है वो इक्वल टू इंटर है। उसके बाद हाई स्कूल के बाद सीधा वो बैचलर में जाते हैं, 4 ईयर की डिग्री होती है। वहाँ पे ठीक ये 14 ईयर एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं है, जहाँ वहाँ पे इंटर के बाद बैचलर में एडमिशन होते हैं या बैचलर के बाद मास्टर में होते हैं। ठीक है जाहिद भाई, मेरा फिर वही क्वेश्चन रिपीट करूंगा कि एमएस के लिए, अगर एमएस किसी ने करना हो तो उसके लिए कितनी जीपीए सीजीपीए चाहिए होगा? क्योंकि उसमें तो मोस्टली स्टडी स्कॉलरशिप, तो उसमें आपने बताया कि बहुत कंपटीशन होता है, लेकिन अगर वो स्टडी वीजा पे भी जाना चाहे तो क्या उसकी सीजीपीए मैटर करता है? लिथुआनिया में तकरीबन 10 से 11 कॉलेज और यूनिवर्सिटियां जहाँ पे मास्टर होता है। ठीक है और हर एक का ना, जब मास्टर एडमिशन ओपन होते हैं वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आती है। ठीक अब किसी यूनिवर्सिटी का 60% मेरिट होता है ठीक कि है आप सीजीपी को जब आप उसमें कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में हो जाती है ना, ठीक, तो बिल्कुल ऐसे। सीजीपी अगर 60% है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है वो कोई मसला नहीं है, लोगों के 60% भी होता है, लेकिन आजकल वो आइट्स पीटी जिसके पास होता है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कुछ यूनिवर्सिटीज का मेरिट 70% है, कुछ का 60% है, 50% तक मेरिट है, आपने उनको ठीक है। फीस देनी पड़ती है। जाहिद भाई मुझे ये बताइएगा कि आपने जब यहाँ पे यूरोप जब आप गए थे लिथुआनिया, तो आपने आइट्स किया था पीएचडी के लिए, ये पीटी कुछ इस तरह का कोर्स किया था आपने? असल में जिन मुल्कों में आइट्स रिक्वायर होता है, जी आइट्स इसलिए वो मांगते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, वो आइट्स सिर्फ इसलिए मानते हैं कि इनको इंग्लिश आती हो। बिल्कुल ठीक है। अगर लिथुआनिया में अगर आपने एडमिशन लेना है, अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में है, तो एक यहाँ से कॉलेज से एक लेटर मिलता है, उसे कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लेटर। प्रोफिशिएंसी, बिल्कुल ठीक वो है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ये होता है कि आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़े हैं वो बस ऊपर लिखा होता है कि इनकी एजुकेशन इंग्लिश में है। और पाकिस्तान में तो तकरीबन सारे मैट्रिक के बाद इंग्लिश बिल्कुल में ऐसे ही, है। अब अगर इंटर के किसी बाद में- इंग्लिश पढ़ते हैं हाँ, तो जिसमें। वो सिर्फ ये प्रूफ देना होता है ठीक है कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश में है। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो आप वो लिख दें उसे बिल्कुल ठीक है। जी जाहिद भाई, ये बड़ा आपने अच्छा ब्रीफ किया। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि वो तुलबा जो यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन यूरोप जाने से पहले वो बड़ा पैनिक होते हैं कि मैं वहां पे जाऊंगा, अब वहां पे जाके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आप देखें, घर सिर्फ अपने होता है, आपने जहाँ भी जाना है एक शहर से दूसरे शहर में जाएं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे हर बंदे जो घर में रहते हैं, अगर बंदा घर में कोई भी काम ना करता हो, घर से खाना पीना सबको मिल जाता है, सोना बैठना सबको मिल ऐसे ही जाता है। है। लेकिन अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, मैं यूरोप की बाद में बात करता हूँ, तो आपके लिए बड़ा वो सारी रूटीन चेंज हो जाती है। बिल्कुल अपना ठीक। घर तो फिर अपना घर ही होता है। अब जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। सबसे पहले आपको वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है। अब ठीक है यूरोप का मैं आपको बताता हूँ कि यूरोप के जितने मुल्क हैं हर एक की लैंग्वेज डिफरेंट है। छोटे ठीक छोटे है मुल्क हैं, 8-8 7-7 लाख उनकी आबादी है। यानी हमारे 2-4 देहात इकट्ठे करें इतनी इतनी मतलब इतने लाखों में ऐसे ही है, एक तहसील यानी कि की शहर कह रहे हैं हाँ, आप, शहर एक कह रहे हैं। शहर जितने मुल्क हैं उनकी आबादी, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनके रूल्स डिफरेंट हैं, और वो सारा कुछ अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अगर ठीक। आप एक दिन गाड़ी पे घूमें तो आप एक दिन में 5 मुल्क घूम लेंगे, लेकिन हर एक की जुबान डिफरेंट होगी। सबसे बड़ा जो लैंग्वेज बैरियर है बाकी मुल्कों में, जो एक है। सबसे पहले लैंग्वेज यानी कि वो बैरियर। अपनी जुबान को ही प्रेफर करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, लाइक जैसे हम लिथुआनिया में रहते हैं, वहां पे खाने पीने की चीजें ये नहीं होती जो उधर होती हैं। बहुत ठीक सारी है, चीजें ऐसी हैं जो जहाँ से हम खाते हैं लेकिन वहां से हलाल मिलते हैं। फूड खाने का पीने है। को आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है वहां की चीजों के साथ। ठीक है लैंग्वेज बैरियर है, खाने पीने के रहने सहने का इंतजाम ये है। यहाँ पे हम घर में कभी जनाब लाइट चली गई, छत पे कभी नीचे कभी ऊपर, वहां पे एक एक कमरे में रहना पड़ता है, फिर बिल्कुल सारा ठीक सारा है। दिन काम करना पड़ता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को क्या होता है, खाना पीना,
काम काम, बंदा कितने चले हैं, काम पे चले हैं, कितों आया, काम तो आया, दूसरे से कोई कंसर्न नहीं है। उधर कौन सा कोई रिश्तेदार है, कोई इधर जाना है उधर जाना है, कोई बिल्कुल, फौज की, कोई चंगी, कोई मारी जाए, कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ काम, खाना पीना सोना, कितने ठीक चले है, हो काम से, कितों आया काम से, बस ठीक। वहां पे स्टूडेंट्स की सारी डिस्कशन ये होती है कि आज आपने कितने कमाए हैं, कितने घंटे काम किया, ये वो लोग रोटी भी नहीं खाते हैं, जाहिद वो भाई, कहते हैं ये इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जाहिद भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, वो चीजें आपने क्लियर कर दी कि वहां आपने रहना है तो मुश्किल, जाहिर सी बात है, बंदा घर से हो जाता है तो ज्यादा सफर लेके निकलता है, बात क्लियर होगी। दूसरी बात यह है कि जाहिद भाई, जो बंदा फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जाता है, क्या वो साथ वहां पे काम कर सकता है? फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे एक्चुअली अगर तो पीएचडी करने जाएं तो वो वहाँ पे ना एक रूल्स हैं कि आप जो लोग पीएचडी करते हैं पीएचडी के लिए, उनको पैसे मिलते हैं, उनका यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है ठीक है कि जिस तरह जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी, ठीक है, अब वहाँ पे लो कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट के अलावा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो इस तरह फिर वो समझे कि जॉब नहीं करते, वैसे ही पैसे अच्छे मिल जाते हैं। फिर वो पीएचडी एक ऐसी है, वो जॉब भी है, एक रिसर्च भी है, वो ठीक है, सारा दिन फिर उसको यूनिवर्सिटी गुजर जाता है। ठीक वो है, ये नहीं कि 2-4 घंटे, उसने 8 घंटे यूनिवर्सिटी देने होते हैं। बिल्कुल ठीक। और क्लासेस कितने दिन होती है यूनिवर्सिटी के अंदर? क्लासेस का नहीं, उधर कोर्स वर्क पढ़ने होते हैं, वो कोई ऑनलाइन कोई असाइनमेंट दे देते हैं, कोई कोई रिपोर्ट दे देते हैं कि आपने ये लिख के जमा करवानी है, बाकी वो पीएचडी का फोकस रिसर्च पे होता है। रिसर्च यानी कि वो रिसर्च जो करते हैं आपकी, वो वीक कितने डेज आपको जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी? हफ्तावार छुट्टी होती है, ठीक है, बाकी जिस तरह जुम्मा है वो जुम्मा भी पढ़ते हैं, वो लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं, उन्हें पता है कि ये मुस्लिम जो भी हैं जिस तरह के भी हैं एक दूसरे का रिलीजियस का भी ख्याल रखते हैं। रिस्पेक्ट बाकी करते हैं। वैसे 8 घंटे ऑफिशियली तौर पे ड्यूटी होती है वहाँ। ठीक है, यानी कि सैटरडे संडे जिस तरह पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज का ऑफ होता है, हाँ, उधर वो भी भी सेम ऑफ ही ऑफ होती है। होता है। जाहिद भी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसा मैंने पहले आपने क्वेश्चन सबको ब्रीफ किया, क्वेश्चन ये है कि ये आपसे थोड़ा सा पर्सनल है कि आप कितनी स्कॉलरशिप अटेन कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं लिथुआनिया से? एक्चुअली ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे। ठीक है, आजकल जो मिनिमम स्कॉलरशिप है वो 1400 यूरो है। 1400। फिर वो जितना कोई पुराना हो जाता है या कुछ सुपरवाइजर किसी को सपोर्ट करते हैं, यानी 1400 यूरो से आगे आगे है जिसकी भी ठीक होगी। है, यानी कि आपके क्वेश्चन आपने एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हमें लमसम का हाँ, साथ लेकिन बता मैं दिया। ये कह, जिसका एडमिशन होगा मिनिमम उसकी 1400 यूरो स्कॉलरशिप होगी। ठीक है, आगे फिर पर कुछ मंथ। के प्रोफेसर भी उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ इधर उधर अगर वो अच्छा काम करते हैं वो बात की बात है, लेकिन ठीक है। 1400 होगी। जाहिद भाई, सवाल ये है कि क्या स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए कंसल्टेंट की जरूरत है? कंसल्टेंट का पीएचडी स्कॉलरशिप में होता है, स्कॉलरशिप हासिल होती है, स्टूडेंट से खुद इंटरव्यू देना होता है, उसने खुद अपनी रिसर्च प्रेजेंट करनी होती है, खुद उसने बताना होता है कि वो एक सुपरवाइजर उसका इंटरव्यू लेता है। ठीक हर है, एक स्कॉलरशिप नहीं लगती। जब भी आपने एडमिशन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, पहले आप उनको अपनी सीवी भेजेंगे, सीवी वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपने जो उसके ऊपर लिखा होगा, फिर वो एक प्रोफेसर इंटरव्यू लेता है, वो सारा चेक करता है कि आपको ये सारा पता भी है कि नहीं है, उसके बाद फिर स्टेप होते हैं। तो कंसल्टेंट का इसमें लेना देना नहीं, कंसल्टेंट तो सिर्फ ये है जो बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट हैं उनकी एप्लीकेशन फिल की, जैसे मैंने पहले बताया कि वो उनकी फीस यूनिवर्सिटी से वगैरह आती है। दीजिए वो। लेकिन जब किसी ने फेस तो नहीं ना कंसल्टेंट ने करना, ऐसे ही, वो बल्कि वीडियो रिकॉर्डेड होती हैं जिसका वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, कि यही बंदा है, वही बंदा, सारी चीजें चेक करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जाहिद भाई, आपने बड़े अच्छे से ब्रीफ किया, क्वेश्चंस भी आपने डील किए। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है यूरोप के अंदर, और स्पेशली जो जिस मुल्क में, लिथुआनिया में आप हैं? अब मैंने आपको बताया लिथुआनिया में पीएचडी का ज़्यादा सबसे पहला ये होता है कि वैसे जो पीएचडी के एडमिशन ओपन होते हैं मई जून में। मई जून में एडमिशन की डेट बता रहे हैं जाहिद भाई कि एडमिशन कब ओपन होते मई हैं? जून में ओपन होते हैं, यानी कि अभी एडमिशन जो है वो क्लोज हो अब चुके हैं। क्लोज हो गए हैं। मई जून में एडमिशन ओपन होते हैं, लेकिन उससे 2 महीने पहले आप समझ लें कि मार्च के महीने में हर सुपरवाइजर को कुछ टॉपिक मिलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने इस टॉपिक पर रिसर्च करवानी है। ठीक है, अब मार्च के अंदर वो सारे टॉपिक शो हो जाते हैं। फर्ज है। करें जिस तरह केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिजिक्स है, बायो है, हर एक में से 15-15 सुपरवाइजर हैं, हर एक को एक एक टॉपिक मिल जाता है। मार्च में वो टॉपिक शो होते हैं कि इसने इसके ऊपर रिसर्च करवानी है। फिर क्या होता है, वो अपना टॉपिक आउट करता है, फिर स्टूडेंट्स वो सारे जो चेक कर रहे होते हैं ठीक है। मार्च के वो अंदर अपनी उसकी वेबसाइट पे शो करवा देते हैं। वो फिर स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे साथ ये मैच करती है। जिन जिन स्टूडेंट्स की रिसर्च उनके रेलिवेंट होती है वो सारे सुपरवाइजर के टॉपिक चेक करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स उनको ईमेल करते हैं। फर्ज करें किसी एक का टॉपिक वाटर फिल्ट्रेशन व किसी का टॉपिक है, जितने वाटर फिल्ट्रेशन के जो भी स्टूडेंट्स उसके रिलेटेड होंगे। हाँ, वो सारे उनको ईमेल करेंगे। लेकिन बिल्कुल क्या होता है कि एक प्रोफेसर के पास एक ही सीट होती है, या कुछ प्रोफेसर के पास 2 सीटें होती हैं। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने किसी सुपरवाइजर के पास जाना है तो उसके पास एक सीट होगी या 2 होंगी, दो होंगी। इससे ज्यादा नहीं होती। अब फर्ज करें वाटर फिल्ट्रेशन पे एक सुपरवाइजर के पास 2 सीटें हैं, या एक सीट फर्ज करना है। एक सीट है, अब उसको क्या होगा, 100-150 लोगों ने ईमेल की होगी कि हमें रख लें, हमें रख लें। फिर वो क्या करता है, सबसे पहला एक्सेप्टेंस लेटर उसे कहते हैं, एक्सेप्टेंस।
वो सबसे पहले अपने एक्सेप्टेंस लेटर में स्टूडेंट वो क्या करता है, टीचर पहले 100 ईमेल जाएगी उसको, 100 सीवी जाएगी, वो 100 में से 60-70 पहले ही साइड पे कर देगा कि इनकी पब्लिकेशन या इनका काम उनसे मैच नहीं करता। बाकी जो 20-25 स्टूडेंट को पता चलेगा ये इनका काम मेरे साथ मैच करता है, वो उनका इंटरव्यू लेगा, व्हाट्सएप पे ले ले, जूम ऐप पे ले ले, किसी वीडियो लिंक से उनके इंटरव्यू लेगा। फिर इंटरव्यू के जरिए फिर वो क्या करेगा, उसके पास वो कहेगा यार ये 6-7 स्टूडेंट्स हैं मुझे एक जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल फिर ठीक है। उनके पास क्या होता है, सीट उसके पास कितनी है, एक है। फर्ज करें वो 7 स्टूडेंट फाइनल करता है, वो 7 को एक लेटर लिख के देगा, वो उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस लेटर। वो सुपरवाइजर कहेगा कि ये 7 मुझे कबूल हैं, इनमें से जो भी रखना रख लें। होता यह है कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर जब स्टूडेंट को मिल जाता है, फर्ज करें एक सुपरवाइजर ने 7 लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, फिर वो 7 एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है। एडमिशन मई जून में ओपन होते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर आपने मार्च में लेने हैं। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अब वो सिर्फ जिनको सुपरवाइजर ने एक्सेप्टेंस लेटर देना है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि एडमिशन के ऊपर वो फॉर्म के ऊपर आपने लगाना होता है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है। ठीक है। फिर क्या होता है, वो 7 लोग जब अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, फिर एक यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी होती है ओवरऑल, उनके साथ सुपरवाइजर का कंसर्न नहीं होता। फिर वो एडमिशन कमेटी को ये तो पता ही कि ये 7 लोग एक्सेप्ट हैं सुपरवाइजर, फिर उन 7 का वो फिर एक मेरिट बनाती है, उन सब की फिर सीजीपीए पब्लिकेशन वो मेरिट में से कोई एक सिलेक्ट करती है। यानी कि ये बड़ा लक भी डिपेंड करता है, आपकी मेहनत भी डिपेंड करती है। ठीक है। तो फिर उनमें से एक को यूनिवर्सिटी फाइनल करेगी। सुपरवाइजर अगर 5 को देगा, उन 5 में से अगर सुपरवाइजर 2 को एक्सेप्टेंस लेटर, उन 2 का आपस में मुकाबला होगा। अगर सिर्फ एक को देगा तो वो 100% है। बिल्कुल ठीक है। जाहिद भाई, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर मैक्सिमम कितने सुपरवाइजर उसको डील करते हैं? एक सुपरवाइजर तो उसका एक्चुअली होता है, फिर एक को सुपरवाइजर, 2 सुपरवाइजर तकरीबन होते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर। हाँ, लेकिन बाकी ये नहीं, आपका जो डिपार्टमेंट है, जितने लोग वहाँ पे काम करें, अगर आपने कोई अपरेटस वगैरह यूज करने हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, आप सारे कर सकते हैं। किसी एक दूसरे मेरा वो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जिस बंदे ने यहाँ से जाना है, अब एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 सुपरवाइजर नहीं, वो जिसने जाना है, जिसके पास से उसको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, उसने उससे जाकर रब्ता करना है। मैं वो बात समझ गया हूँ। मेरे कहने का मतलब है, फर्ज किया आपका डिपार्टमेंट है फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग हैं, यानी कि कितने एडमिशन, मैं यहाँ इसको और आसान करता हूँ कि उन्होंने एक सेशन में कितने फिजिक्स के एक डिपार्टमेंट में कितने एडमिशन अटेन करने होते हैं, कितना टारगेट रखते हैं वो अपना? तकरीबन एक डिपार्टमेंट 10 से 12 लोग तो एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं। देखिए, उन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रखी है। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आपने एक बड़ा एक जत्था ले लिया उसको। नहीं, उन्होंने पैसे देने हैं तो फिर वो जाहिद भाई, आप जिस यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल किया उस यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। लिथुआनिया में, उसका लिथुआनिया का कैपिटल है विल्नियस सिटी, और विल्नियस यूनिवर्सिटी हुई है जहां से मैंने लिया। ठीक है। जाहिद भाई, अगला क्वेश्चन ये होता है कि आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको लिथुआनिया के अंदर पीएचडी पे स्कॉलरशिप, जिनकी पब्लिकेशन भी हो, जिनकी सीजीपीए भी अच्छा हो? कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जिन डिपार्टमेंट्स में स्पेशली लिथुआनिया के अंदर और यूरोप का भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, उनको वहां पे स्कॉलरशिप इजीली मिल सकती है? इस पे थोड़ी सी रोशनी जो साइंस सब्जेक्ट हैं, जिस तरह जिधर मैं हूँ, फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस सब्जेक्ट के रेलेवेंट जितने भी वहां पे वो स्कॉलरशिप। इनका जोलॉजी भी है, जोलॉजी भी है, वो सारे के सारे हैं। मैं ये पूछना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट जोलॉजी है। नहीं, वो सारे हैं, पर साइंस सब्जेक्ट जितने वहां पे आप कोशिश करें। फिशरीज के रिलेटेड उस अच्छा, वहां पे लोगों का खाने पीने का, रहन सहन का, कौन सी ज्यादा फूड यूज करते हैं? फूड वहां पे आटा भी मिल जाता है, चावल भी मिल जाते हैं, कुछ लिमिटेड से सब्जियां फिश भी मिलती है, फिश भी मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे यूरोप का जो है ना, फिर वो हमारे मुस्लिम में हलाल हराम का बड़ा कंसेप्ट होता है। अब बहुत सारी चीजें उधर हलाल की शॉप्स होती है, वहाँ पे शॉप्स नहीं होती हैं, लेकिन वो चीजें खुद चेक करनी पड़ती हैं। हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, उन्होंने कुछ कोड रखे हुए हैं, ठीक है, जो ये हलाल चीजें हैं, ये हलाल नहीं है, फिर उस हिसाब से वो चीजें लेते हैं। जबरदस्त। जाहिद भाई के साथ आज ये हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, जिसके अंदर इन्होंने अब आखिरी सवाल इनसे ये करना है कि ये आज हमें गाइडलाइन भी देंगे। आप यूरोप जाना चाहते हैं, आप स्कॉलरशिप्स को अटेन करना चाहते हैं और आपको सिरे से कुछ पता नहीं है, तो जाहिद भाई का यूट्यूब चैनल है जाहिद यूरोपियन के नाम से, आप उसको सर्च करें, वो टॉप पे आ जाता है। वहां पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे होते हैं कि आपने, असल में मसला पता है पाकिस्तान का क्या है कि जहाँ पैसे देने पड़ते हैं वहाँ अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे जाहिद भाई सिखाते हैं। अक्सर मैं इनको देखता हूँ, यूरोप भी दिखाते रहते हैं। तो इनका यूट्यूब का जो है स्क्रीनशॉट, वो भी मैं आप नीचे ऐड कर रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर, आप वो भी देख सकते हैं, आपको यहाँ नीचे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जाहिद भाई ने हमें अच्छे तरीके से गाइड किया, इनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। जाहिद भाई, आखिर में मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना है कि आप आज के तुलबा को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि वो क्या करें इस सिचुएशन के अंदर, जब पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्ट्रेस है, सोसाइटी स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है और नौजवान
पिसा हुआ है। और यकीन माने अब तो एमफिल के लिए भी हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर सीटें खाली पड़ी हैं कि यार हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलता, हम नहीं जाते, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे। आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं, या आखिर में आप पैगाम दीजिए। अब देखें, सब लोगों का मकसद तो यह है कि सेट होना, सेटल हो। क्योंकि फाइनेंशियली मामलात ही सब चाहते हैं। अगर आपने बाहर जाना तो मेरे यहाँ से इंटर के बाद अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। बजाय यहाँ पे आप 4 साल डिग्री करके बैचलर करते हैं, फिर उसके बाद आपकी उम्मीदें उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, इंटर के बाद तो मोस्टली हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। स्कॉलरशिप मैम क्या वो सारी नहीं मिलती, लेकिन नंबर ये है, आप देखें ना, क्या इंटर के बाद स्कॉलरशिप मिलने के चांस होते हैं? बैचलर में तो लोग 4-4 साल को लाखों रुपए लगा देते हैं ना। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन अगर कुछ ही एक तरीके से किसी मुश्किल से अगर 20-25 लाख इकट्ठा करके बाहर चले जाएं, वहां पे जाकर सेट हो जाएं, ये सारे पैसे तो आ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ भी लोग बहुत सारे पैसे लगाते हैं। अब जो जिसने मास्टर किया है उसने कितने पैसे लगाए होंगे? हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लाखों लगाए, आप किसी यूनिवर्सिटी लगाए तो बस यही है कि अगर आपने बाहर जाना, जितनी जल्दी हो सके बाहर चले जाएं। यहाँ पे अगर आप देखें ना, एमफिल करेंगे, एमफिल के बाद अगर आप यहाँ पे साल फ्री रहेंगे, आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। इंटर के बाद आप नहीं होंगे, उसके बाद आपको पता है अभी मेरी बड़ी उम्र है, लेकिन जो आप ज्यादा पढ़ के यहाँ पे फिर मायूसी भी इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, जाहिद भाई का यही कहना है कि अगर आप बाहर जाने का ख्वाब सोच रहे हैं तो आपको इंतजार नहीं, आपको आगाज करना पड़ेगा। और आगाज कैसे करना है? इंटर के बाद आपने कर देना है। तो आज का ये जो हमारा इंटरव्यू हुआ, इंशाल्लाह अभी जाहिद भाई जब वापस जाएंगे तो अगर हम फिजिकली इनके पास ना इंटरव्यू कर सके तो हम इनके साथ ऑनलाइन सेशंस भी करेंगे। लेकिन ये खुद भी अपने यूट्यूब चैनल पे बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, जिसका मैंने आपको डिटेल पहले बताई है। तो हम जाहिद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और इस पैगाम के साथ कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाहि, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना, बल्कि मेहनत करना, कोशिश करना आपका काम है, और अजर देना, उसका रिजल्ट देना अल्लाह पाक का वो जरूर अता फरमाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जाहिद भाई के चैनल को भी। अल्लाह हाफिज़।